Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of June 2023. 28 जून 2023 का पूरा हिंदू न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. हालांकि मैं बोलता ज़रूर हिंदू न्यूज़ एनालिसिस हूँ, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हिंदू न्यूज़पेपर खोल के हम पढ़ाते हैं. अदरवाइज मैं इसमें न्यूज़ PIB की भी डालता हूँ, क्वेश्चंस में अलग अलग वेबसाइट से भी निकालता हूँ. ठीक है ना. तो बहुत ही अच्छे से हम स्टार्ट करेंगे. आप लोग को नोट्स बनाते रहने हैं, है ना. और उसका प्रॉपर 7 दिन में 8 दिन में रिवीजन कर लिया करो एक बार, है ना. कि जो भी नोट्स आपने आज लिखी है उसका एटलीस्ट 7 दिन के अंदर एक बार रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर रिवीजन हो जाए, और उसके बाद 2 महीने के अंदर रिवीजन हो जाए. कुछ इस तरीके का पैटर्न अगर आपने बना लिया तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर योर मतलब रिवीजन ऑल्सो, फॉर योर ओवरऑल नॉलेज ऑल्सो. आपको दिमाग में बैठ जाएगा वो. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं. तो लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है ना. अब पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. स्टेटमेंट 1 है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन. दूसरा कह रहा है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच वॉज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है 2 ओनली, है ना. पहला अगर आप देखो तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन. केवल प्रोरोगेशन में क्या वो लैप्स हो जाएगा? नहीं होता लैप्स, है ना. वो नेक्स्ट सेशन में फिर से पुटअप हो जाता है तो लैप्स नहीं होता. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बिल जो पेंडिंग होता है राज्यसभा में, अगर वो पास नहीं हुआ है लोकसभा से, देन इट शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. इसका करेक्ट आंसर है 2. आगे मूव करते हैं. सेकंड है, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. है ना. ग्राम न्यायालय एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. तो पहला कह रहा है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालयाज कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस. दूसरा कह रहा है, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स एज मीडिएटर्स एंड रिकनसाइलर्स. आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. ठीक है. अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगेन 2 है ना. पहला क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ग्राम न्यायालय एक्ट पढ़ेंगे तो ग्राम न्यायालय कैन हियर बोथ द सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. ठीक है ना. बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है ग्राम न्यायालय एक्ट में कि ग्राम न्यायालय जो है वो सिविल केसेस के साथ साथ क्रिमिनल केसेस भी सुन सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर में दिया हुआ है. दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इट अलाउज द लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर से रिकनसाइलर, बिल्कुल सही बात है. कोई भी मीडिएटर कंसाइलर की काम कर सकता है. दोनों पार्टी से एग्री कर जाएंगे, किसी एक को मीडिएटर बना देंगी. अब वो मीडिएटर हो सकता है कोई लोकल सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है. ग्राम न्यायालय ऑलरेडी प्रेफर करता है कि ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए. मतलब ये मीडिएशन, रिकनसाइलेशन, आर्बिट्रेशन, इस तरीके के. अगले सवाल पे आते हैं. अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन द लोकसभा, लेट मी रीड दैट फ्रॉम हियर. हाँ, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन द इलेक्शन ऑफ फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर टू द अपोजिशन. आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे. अच्छा, आज सब कमेंट में जरूर बताना कि आपसे कितने बने. ठीक है ना. क्योंकि तीनों पॉलिटी के क्वेश्चन है, तीनों स्टैटिक क्वेश्चन है और ये बनने चाहिए, है ना. आपसे चलो करंट एक बार नहीं बन रहा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा, मे भी पुराना रिवाइज नहीं किया होगा, लेकिन स्टैटिक तो बनना चाहिए, है ना. तो कमेंट सेक्शन में बताना कितने सही हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है इलेक्शन मतलब लोकसभा में 50% ज़रूर चाहिए वोट्स पोल. ऐसा नहीं होता. इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है. अगर मान लो 100 वोट पड़े, किसी को 30 वोट मिले, किसी को 20 वोट मिले, किसी को 10 वोट मिले और बाकियों को सबको 5-5 मिले, तो 30 वाला विनर हो जाएगा. हालांकि उसको 50% वोट नहीं मिले क्योंकि 100 वोट पड़े थे 50% के लिए, तो 50 वोट्स होने चाहिए, बट उसको मिले 30 वोट ही थे. बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है. सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं ना वो हो जाता है विनर. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लोकसभा में जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का. नहीं, ये कन्वेंशन है.
ये नॉर्मली कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतना कहता है कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो अमंग्स द मेंबरों के अमंग ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, केवल इतना लिखा है। ये नहीं बता रहा कि कौन सा रूलिंग पार्टी से आएगा, कौन सा अपोजिशन से आएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में, जो पीआईबी और दूसरे न्यूज़पेपर्स की हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है हेलन केलर डे है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली ट्वीट किया था हेलन केलर डे पे। तो मैं आपको बता दूं, हेलन केलर डे जो होता है कॉमेमोरेटिव डे है टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ हेलन केलर। याद रखिएगा 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हेलन केलर डे। अब हेलन केलर कौन थी? तो शी वॉज बॉर्न डेफ एंड ब्लाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके साथ ये थी कि शी वॉज बॉर्न डेफ एंड ब्लाइंड, बट शी प्रिजर्व्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोल्स एम्बिशियस थी और गोल्स बहुत ज़्यादा इन्होंने सेट किए थे। एंड शी बिकेम अ प्रोलिफिक राइटर, published numerous books, founded the American Foundation for the Blind, and served as an advocate for the people with disabilities. And she served as an advocate also for the people with disabilities. तो ये important चीज़ है। She also founded the American Foundation for the Blind. राइटर भी थी, पेंटर भी थी। न्यूमरस बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय हर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सो मेनी डिसेबिलिटीज, जो कि डेफ एंड ब्लाइंड हो। आप इमेजिन करो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा और आप कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, फिर आप किस तरीके से, मतलब गोल सेटिंग तो छोड़ो, आप नॉर्मल लाइफ कैसे जियोगे। वहां पे हेलन केलर ने न केवल गोल सेटिंग की, उनको अचीव भी किया। एंड शी बिकेम सच अ बिग नेम कि आज हम हेलन केलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इवन आफ्टर हर पासिंग अवे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि देयर इज नथिंग लाइक कि अब ये एंड है या मैं क्विट कर रहा हूँ या मैं नहीं हो पा रहा है मेरे से। अरे जब आपसे नहीं हो पा रहा होगा तो उसने कैसे किया होगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी सोचा करें और उसी तरीके से मेहनत करें। दैट इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल। अगली जो न्यूज़ है वो है 4 धाम यात्रा। ठीक है, तो लगभग बहुत सारे लोग हैं, लगभग तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ये जो विजिट करते हैं 4 धाम में। एंड उनमें से लगभग 149 पिलग्रिमेजेस दे डाइड इन द 4 धाम यात्रा इन द इनिशियल 65 डेज इन उत्तराखंड एज ऑफ नाउ। ठीक है ना, तो बहुत कहीं लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं पे कुछ हो रहा है, इस कारण से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 4 धाम की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट आदि शंकराचार्य ही प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ 4 धाम टेम्पल्स। ठीक है ना, तो आदि शंकराचार्य वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस कंसेप्ट ऑफ 4 धाम टेम्पल्स एंड ही स्टैब्लिश्ड द फेमस शंकराचार्य पीठास, यार मठाज है ना, जिनको शंकराचार्य पीठ या मठाज बोलते हैं, वो 4 डायरेक्शंस में उन्होंने किए थे फॉर द स्टडी एंड प्रोपगेशन ऑफ द 4 वेदास। ये उन्होंने क्यों किए थे 4 डायरेक्शन में? क्योंकि 4 वेदास थे, उनके स्टडी और प्रोपगेशन के लिए किया था। ठीक है ना, तो 4 धाम की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली इसमें 4 धाम कौन कौन से हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे द्वारका एक तरफ द्वारका है, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से 4 धाम है, तो आप उसके नाम लिखिएगा। एक छोटा 4 धाम भी आता है, देयर इज अ छोटा 4 धाम ऑल्सो। छोटा 4 धाम में क्या है, उत्तराखंड के ही 4 धाम है। ये छोटा 4 धाम में उत्तराखंड के 4 धाम है, जिसमें केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा मेन न्यूज छोटा 4 धाम पे थी। और इसमें छोटा 4 धाम में 4 छोटे मतलब जिनको जो उत्तराखंड के अंदर ही अंदर आते हैं। जैसे आप जब 4 धाम लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो आप देखोगे कि उसमें से एक द्वारका में भी है, ठीक है ना, एक आपका ईस्ट में भी है, एक साउथ में और एक नॉर्थ में है। वहीं पे आप छोटा 4 धाम अगर देखो तो छोटा 4 धाम में उत्तराखंड के ही 4 हैं प्लेसेस हैं, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और ये सब यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब तो आपको पता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, तो दिस इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस। हाँ, बद्रीनाथ धाम याद रखिएगा अलकनंदा रिवर पे सिचुएटेड है, फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं। बद्रीनाथ इज लोकेटेड एट अलकनंदा। और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग भी है, केदारनाथ इज फेमस फॉर बीइंग अ ज्योतिर्लिंग, तो याद रखिएगा, दीज आर द फैक्ट्स। अगला है चिप्स 4 इनिशिएटिव, याद रखिएगा चिप 4 इनिशिएटिव, चिप 4। तो इसमें चिप 4 में 4 कंट्रीज के नाम है, जिनका नाम है यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड एक कंट्री नहीं लेकिन ताइवान, फिर भी हम उसको मानेंगे। ठीक है ना, दे हैव लॉन्च्ड अ फोरम
टू कट ऑफ चिप्स टू चाइना। अब ये लेज चिप्स या कुरकुरे चिप्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वो सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं, है ना, माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बाट कर रहे हैं। तो यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान ने कोशिश ये की है कि चाइना को कट ऑफ किया जाए फ्रॉम द चिप्स, है ना, अगेन टू से दैट इज नॉट लेस चिप्स, है ना। अब चिप 4 इनिशिएटिव इंक्लूड द वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया यूएस, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया आ गए। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फैब 4 इनिशिएटिव। याद रखिएगा, फैब 4 इनिशिएटिव भी कहा जाता है इसको। फैब मीन्स फैब्रिकेशन, फैब मतलब फैब्रिकेशन, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो बनाई जाएंगी। और मेन क्यों बनाया जा रहा है ऐसा, क्योंकि अभी जब बीच में ये कोविड के दौरान चाइना ने अपने आप को पूरा क्लोज कर लिया, तो दिक्कत क्या होने लगी कि जो चिप्स हैं वो कम पड़ गई, है ना। अब जब चिप्स कम पड़ गई तो ऑब्वियस सी बात है, सेमीकंडक्टर के जो भी मटेरियल थे, ऑटोमोबाइल थे, बहुत सारी चीज़ें बनने में दिक्कत होने लगी। तो इनको समझ में आ गया कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं और हमको अपने खुद के मतलब सेल्फ मतलब डिपेंडेंट होना पड़ेगा, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट अपॉन चाइना। तो वो इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसके अलावा थोड़ा इंडिया की तरफ से भी एक एफर्ट चल रहा है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि 2021 में वो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव ये करेंगे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं तो फ्रंट पेज की एक बड़ी खबर है, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अफर्म्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अफर्म किया है कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन्होंने कहा है कि ये आने की जरूरत है। 22वीं जो आपकी लॉ कमीशन थी, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट कि आप अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा करके उनका ओपिनियन ले लें, पब्लिक का ओपिनियन ले लें और गवर्नमेंट अपना खुद का ओपिनियन दे दे। इसके बाद डिसाइड करे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है कि नहीं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैज बीन सेट बाय द लॉ कमीशन। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपको नहीं याद है तो, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कंट्री में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ सेपरेट लॉज फॉर सेपरेट कम्युनिटीज चल रहे हैं ना, सेपरेट लॉज फॉर द सेपरेट कम्युनिटी। उन्होंने जो चीज बोली देखो, लिखा है, इफ इन द सेम फैमिली देयर इज वन लॉ फॉर वन मेंबर and another law for the second member, what will the household be able to function? Can one run the country with such a dual system? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि यहाँ एक ही घर में दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉ चल रहे हों तो क्या ऐसा घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और यही उन्होंने कहा कि इसलिए कोई भी कंट्री जहाँ पे इस तरीके का डुअल सिस्टम हो वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके कारण सिविल मैटर्स जो रहेंगे, यानी कि जो फैमिली मैटर्स है, इनहेरिटेंस के मैटर्स हैं, मैरिज के मैटर्स हैं, डाइवोर्स के मैटर्स हैं, इस तरीके के जो भी मैटर्स रहेंगे वो आपके एक यूनिफॉर्म लॉ से चलेंगे, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, चाहे वो हिंदूज के लिए हो चाहे मुस्लिम्स के लिए हो। ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स में सारी यूनिफॉर्मिटी है ना, जैसे कई लोग हिंदूज का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मुस्लिम्स में भी सारी यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। अब पसमंदा जो आपका मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग लॉ है ना, शियाज अलग लॉ से चलते हैं, सुन्नी अलग लॉ से चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम बताएं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग लॉ हैं, चाहे वो कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये हम कम्युनिटी स्पेसिफिक सोचने लगे, हर कम्युनिटी का अलग लॉ है ना। और उसी तरीके से हमको देखना है कि कितना मतलब यूनिफॉर्मिटी हम ला सकते हैं। अगला है, लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीजा एक्सटेंशन डिनाइड। तो अब इंडिया में एक भी चाइनीज रिपोर्टर नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1980s, 1980 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में कोई भी चाइनीज रिपोर्टर अब नहीं है, किसी भी चाइनीज रिपोर्टर का वीजा एक्सटेंड नहीं किया गया। इंडिया का एक रिपोर्टर अभी भी चाइना में है, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनके रिपोर्टर्स हैं अभी हालांकि वहाँ पे, और बट इंडिया में अभी कोई नहीं है। लास्ट जो थे वो जिनुआ जो रिपोर्टर हैं, जिनुआ है वहाँ पे न्यूज़ कंपनी, उसका रिपोर्टर यहाँ से गया है। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट फॉर मनरेगा टू 31 अगस्त। तो अब गवर्नमेंट ने फिर से आधार बेस्ड जो पेमेंट है मनरेगा के लिए उसका टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया और कहा 31 अगस्त तक आपको 100% इंक्लूजन करना है। हालांकि 80% के आसपास इंक्लूजन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मनरेगा के लिए लाई जा रही है। मैंने आपको NMMS बताया था, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम,
है ना। उसके बाद फिर ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आ गया, यही जो आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS बोलते हैं इसको, अब ये भी ला दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं, पेरियार यूनिवर्सिटी विड्रॉ सर्कुलर बैनिंग ब्लैक ड्रेस एट इट्स कन्वोकेशन। तभी पेरियार यूनिवर्सिटी थी, न्यूज़ में आ गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि जो कॉन्वोकेशन होगा उसमें कोई ब्लैक ड्रेस पहन के नहीं आएगा, है ना। तो वो बैन हो गई थी, लेकिन अब उसको विड्रॉ कर लिया गया है। पेरियार यूनिवर्सिटी, अब नाम पेरियार है तो पेरियार नदी के बारे में आपको कैसे ना बताऊँ मैं, बताओ। तो पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लेंथ की है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, एंड ड्रेन करती है लगभग 5398 स्क्वायर किलोमीटर। इट राइजेज एट द फॉरेस्ट लैंड शिवगिरी पीक 80 किलोमीटर साउथ ऑफ देवीकुलम। तो याद रखिएगा ये वेस्टर्न घाट में है शिवगिरी, तो वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। अगर पेरियार का पूछे ओरिजिन और ऑप्शन में शिवगिरी नहीं लिखा है और वेस्टर्न घाट लिख दिया है तो वेस्टर्न घाट समझ लेना आंसर, और अगर शिवगिरी लिखा है तो शिवगिरी तो है ही आंसर, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा वहाँ से इसका ओरिजिन है, एंड फ्लो करती फिर ये पेरियार नेशनल पार्क है, वहाँ से फ्लो करती है, एंड इसके बाद पेरियार लेक है, इसके बाद ये वेम्बनाड लेक में जाती है, फाइनली फिर ये अरेबियन सी में मर्ज होती है। ट्रिब्यूटरीज 6 ट्रिब्यूटरी मेजर हैं इसकी, जिसका नाम है मुथिरा पुया, मुल्लायार, चेरुथोनी, है ना, पेरिंजन कुट्टी एंड ईडामाला। तो ये इनकी नदियां हैं, याद रखिएगा, मुथिरा पुया, देन मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरिंजन कुट्टी एंड इडामाला। आई एम सॉरी फॉर अगर मिस प्रोनाउंसिएट कर दिया हो मैंने, क्योंकि आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स फ्रॉम द साउथ, है ना, डाउन साउथ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ और फैक्ट्स याद रखिएगा। इडुक्की डैम जो है वो सिचुएटेड है पेरियार नदी पे, एंड इट जनरेट्स अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ केरलाज इलेक्ट्रिक पावर। इडुक्की डैम काफ़ी फेमस है। मुल्ला पेरियार डैम है, इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस पे है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, मुल्लायार एंड पेरियार, ठीक है ना। इसके अलावा पेरिनियल रिवर है, ऑब्वियसली बात है, कंटिन्यूस फ्लो रहता है ऑल राउंड द ईयर, इसलिए पेरिनियल बोलते हैं। अगर एक सीजन की रिवर होती तो क्या बोलते हैं, एफीमरल बोलते हैं। ये भी याद रखना है ना, कई बार कुछ लोग को नहीं पता होगा मे बी। तो अगर कोई नदी जो है अगर एक लोकल टाइम के लिए तो एफीमरल बोलते हैं, अगर ऑल टुगेदर पूरे साल के लिए तो उसको पेरिनियल बोलेंगे। एफीमरल का एग्जांपल है लूनी रिवर, है ना, लूनी रिवर हो गया, सरस्वती हो गई, ये सब एफीमरल रिवर्स हैं, मतलब कभी कभी बीच में किसी किसी सीजन में दिखती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव कर सकते हैं हम, न्यूज़पेपर एनालिसिस में आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी गेट्स GI टैग। अब 7 प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जिनको GI टैग दिया गया है। तो GI टैग देता कौन है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई में लोकेटेड है। 1999 का कोई एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये GI टैग देते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको दिया गया है, तो इसमें कौन कौन से हैं, तो अमरोहा ढोलक, लिख लीजिएगा, अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, याद रखिएगा, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ये अमरोहा जगह है, महोबा भी जगह है। फिर मेनपुरी तरकशी, याद रखिएगा, मेनपुरी तरकशी, देन संभल हॉर्न क्राफ्ट, संभल हॉर्न क्राफ्ट, ये 4 हो गए। देन बागपत होम फर्निशिंग्स, बागपत होम फर्निशिंग्स, ये 5 हो गए। देन बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट 6 हो गया। और लास्ट है कल्पी हैंडमेड पेपर, काल्पी हैंडमेड पेपर। तो ये 7 प्रोडक्ट्स है जिनको दिया गया है। उनमें से अमरोहा ढोलक की अगर हम बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल वुड से बनता है, मैंगो, जैकफ्रूट और टीक वुड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग दिस अमरोहा, ठीक है ना। कई बार शीशम के ट्रीज की वुड्स का भी यूज किया जाता है फॉर कार्विंग, है ना, ये सब करने के लिए। इसके अलावा फिर इसमें इसको फिट किया जाता है एनिमल स्किन से, मोस्टली द गोट स्किन इज यूज इन दिस, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी सबका लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमको जानने जैसे बागपत होम फर्निशिंग्स हैं, है ना, एंड इसमें ऑब्वियसली बात है घर को सजाने के लिए जो भी आप फर्निशिंग करते हैं उसके लिए रहेगा। इसके अलावा बाराबंकी जो है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है, बाराबंकी क्या है, हैंडलूम प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा काल्पी हैंडमेड पेपर, काल्पी हैंडमेड पेपर याद रखिएगा, मुन्ना लाल खद्दरी का नाम आता है, मुन्ना लाल खद्दरी, ही वॉज गांधीयन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस क्राफ्ट को 1940s में। इसके अलावा महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो है स्टोन क्राफ्टिंग है, स्टोन क्राफ्टिंग है, याद रखिएगा। एंड इसमें यूनिक सॉफ्ट स्टोन यूज किया जाता है जिसका नाम है पायरोफ्लाइट स्टोन, याद रखिएगा, इट्स अ यूनिक सॉफ्ट स्टोन विच इज यूज्ड
स्पायरो फ्लाइट स्टोन बोलते हैं। एंड इसके अलावा तरकशी एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है फ्रॉम मैनपुरी एंड इज प्राइमरली ब्रास वायर इनले वर्क ऑन वुड। वुड में जब हम ब्रास वायर का इनले वर्क करते हैं तो वो तरकशी कहलाता है। इसमें खड़ाऊं जो होता है, वुडन सैंडल्स, खड़ाऊं आपने पहना है कि नहीं पहना है मुझे नहीं पता। जैसे मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर ही यूज्ड टू वियर अ खड़ाऊं, मैं भी कई बार उसको पहन के घूमने लगता था। हालांकि उसमें चलना बहुत टफ होता है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है खड़ाऊं में चलने की तो आप पहन के उसको चल नहीं पाओगे, है ना। इट्स पूरा वुड से बना होता है। तो खड़ाऊं जो है दैट इज बेसिकली मैनपुरी में, उसके लिए तरकशी का इस्तेमाल किया जाता है। होप यू गॉट क्लैरिटी। संभल हॉर्न क्राफ्ट याद रखिएगा, इसमें डेड एनिमल्स के हॉर्न का यूज किया जाता है, हैंडमेड होता है। हॉर्न क्राफ्ट इज ऑल्सो देयर, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये तो प्रोडक्ट्स हो गए। आगे मूव करते देखते और क्या न्यूज आइटम्स हैं। बात करेंगे एडिटोरियल की, ट्रेसिंग द आर्क ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म फॉर इंडिया। अब इसमें जो आर्टिकल है लिखा गया है सुहासिनी हैदर के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लिखती हैं ये रिलेशंस में, स्पेशली इंडिया और दूसरे नेशंस के। स्पेशली पाकिस्तान की राइटर हैं, इंडिया पाकिस्तान मतलब नॉट पाकिस्तान की राइटर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे ज़्यादा लिखती हैं, बट अभी अमेरिका पे लिखा है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया के रिलेशन कैसे शिफ्ट हुए हैं अमेरिका के साथ पिछले 25 सालों में, स्पेशली जहां 25 साल पहले रिलेशंस अपने लोएस्ट बॉटम में थे और अभी कहना चाहिए कि वन ऑफ द पीक पॉइंट पे चल रहा है। लोएस्ट बॉटम में क्यों थे? क्योंकि 1998 अगर आपको याद हो तो हमने पोखरण 2 किया था, है ना। पोखरण में एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर का, और इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ही लगभग सेम पीरियड ऑफ टाइम में किया था। इस कारण से उस समय दोनों ही कंट्रीज के साथ जो रिलेशन थे अमेरिका की, वो अच्छे नहीं थे उस टाइम पीरियड पे। तो इसी कारण से होता है कि सैंक्शंस लगा दिए गए थे हमारे ऊपर और रिलेशन जो थे वो अपने बिल्कुल बॉटम में चल रहे थे। अभी रिलेशंस बिल्कुल कहीं ना कहीं पीक पे चल रहा है। और ऑथर ने कहा कि अगर हम देखें बीच में जो प्रेसिडेंट्स आए, बिल क्लिंटन आए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, बराक ओबामा आए, डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडन, ये 5 उनके नाम आए। और हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। तो ओवर द जो ये 25 साल हैं उसमें 3 प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने और 5 प्रेसिडेंट अमेरिका ने देखे। और ये सारे एरा अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों पे पुश किए। जैसे कि ऑथर का कहना है कि क्लिंटन वाजपेयी का जो एरा है, इट गेव इम्पीटस टू द समिट लेवल डिप्लोमेसी। समिट लेवल जो डिप्लोमेसी है रिलेशनशिप में, वो क्लिंटन वाजपेयी के टाइम पे आई। मनमोहन बुश एंड मनमोहन ओबामा का जो टाइम पीरियड था, इट हाईलाइटेड द न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, क्योंकि आप उसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि सिविल न्यूक्लियर डील और ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। दैट इज द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। एंड मोदी ओबामा एंड मोदी ट्रंप टाइम जो था वो ट्रेड एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी का है। इट इज ऑन ट्रेड एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी। एंड नाउ जो मोदी बाइडन का टाइम है, ये टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी का टाइम है। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। अब क्यों टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी लिखा जा रहा है ऑथर के द्वारा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें अभी रिसेंटली जो चीज़ आपने देखी है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की है। जनरल इलेक्ट्रिक्स ने बोला है कि हम हॉल को टेक्नोलॉजी देंगे फाइटर जेट बनाने की। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज नाउ गोइंग ऑन, है ना। तो दैट इज हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अब ऑथर ने कहा कि जो इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप रहा है, उसमें अमेरिका ने कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सेप्शनिज्म्स या वेवर्स दी हैं इंडिया को। इन बिटवीन वेनी वेवर्स हैव केम, है ना। जैसे कि इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटेशन किया 1998 में पोखरण में। पहले तो हालांकि सैंक्शन लगा, पर धीरे धीरे जब इंडिया थोड़ा सा बढ़ने लगा तो अमेरिका ने फिर वो सैंक्शंस हटा दिए, है ना। एंड दे गेव अ वेवर, ठीक है। और यहाँ तक नहीं, बात सिविल न्यूक्लियर डील तक पहुंच गई। हालांकि इंडिया CTBT या फिर NPT दोनों का मेंबर नहीं है, दोनों का ही सिग्नेटरी नहीं है, ना CTBT का ना NPT का। स्टिल अमेरिका ने उनको वेवर दिया और उसको बिल्कुल इंक्लूड किया, जो भी आपका मतलब ये सिविल न्यूक्लियर डील है उसके साथ किया, ठीक है। फिर अभी ट्रंप के टाइम पे आपको याद होगा काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017 में लाया गया था। और इसी समय इंडिया रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसकी डील कर रही थी। इससे भी वेवर दिया गया है, इसके कारण भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए। तो ये दूसरा है एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर आप देखें तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ गया, उसके बाद इंडिया जो है वो ऑयल ले रहा था, ठीक है ना। कंटिन्यूसली रशिया से ऑयल लिया है हमने। यहाँ तक कि अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए मतलब नहीं रुके,
क्योंकि जर्मनी की नॉर्ड स्ट्रीम और ये सब गैस का जो ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन इंडिया को वेवर दिया गया, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए, ठीक है ना। तो वहीं ऑथर ने कहा कि जो ये रिलेशनशिप है, दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन द एक्सेप्शनलिज्म्स एंड ऑल, है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट जो है उसने भी कई बार इंडिया को एग्जेम्प्ट किया अभी तक। हालांकि वहां पे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कहता है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखो, और रखा भी है उसने, लेकिन इंडिया जो वहां का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कंप्लाई नहीं किया है अभी तक, है ना। उसके कारण कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं रिलीज की है। तो वही ऑथर ने कहा कि इंडिया का और इसका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं एक्सेप्शनलिज्म पे बेस्ड है। और ऐसा क्यों कर रहा है यूएस ने क्यों इतना ज्यादा वेवर और ये सब दिया है? द फर्स्ट रीजन इज दैट कि जो ऑब्वियसली द प्रॉमिस ऑफ टाइज विद इंडिया, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, बहुत सारे टाइज हैं जो अमेरिका मतलब प्रॉमिस भी कर चुका है, और ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट भूटान और मतलब बहुत छोटी कोई कंट्री जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और जब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वेवर्स चलेंगे ही चलेंगे। सेकेंड है इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस है विद द चाइना, और चाइना के पास कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया को ही वो सेलेक्ट करेगा। देन इसके अलावा अट्रैक्टिवनेस टू इंडिया एज एन इकोनॉमिक मार्केट एंड मिलिट्री बायर, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, प्लस एक बहुत बड़ा मिलिट्री परचेजर भी है, मिलिट्री बायर भी है, वो भी रीज़न है। इसके अलावा देयर इज इंडियाज जियोग्राफी इन एशिया and its boundary problems with Beijing that could make it more dependable partner than European allies। तो ऑब्वियसली बात है चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट भी चलता है, इस कारण से हम ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है ना। इसके अलावा फोर्थ अगर आप देखें तो मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर मोदी एक्नॉलेज द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा that has distinguished itself as a professional, law-abiding, prosperous and unproblematic community, one of the biggest votary of better India US ties। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे वहाँ के लोग हैं, मतलब कि जो डायस्पोरा है उसका बहुत बड़ा रोल है, डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है, एंड दैट इज द बिगेस्ट वोटरी ऑफ बेटर इंडिया US ties, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे देखते हैं स्प्रिंग क्लीनिंग, यहाँ पे है स्प्रिंग क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, अबाउट 25 ईयर्स एगो हुआ क्या था कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ये आए थे, रूल्स आए थे, रेगुलेशंस आए थे। कौन से रेगुलेशंस आए थे? ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ये रेगुलेशंस आए थे 1997 में, ठीक है ना। और अभी काफ़ी समय बीत चुका है, नए रेगुलेशन का समय आ गया है। तो अभी रिसेंटली नया रेगुलेशन आया भी था, मतलब कि जो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने नया GMER यानी कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस लेकर आया वो, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया गया। अब ये विड्रॉ तो कर लिया गया, तो इसमें क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें मतलब नहीं थी वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जो ये नया रेगुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रेगुलेशन था, और आपको क्यों लाया गया था? ऑब्वियसली बात है क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, एमर्जिंग डिसीजेज हैं, डिमांड्स चेंज हो गए, एक्सपेक्टेशंस जो स्टेक होल्डर्स के हैं वो चेंज हो गए हैं, तो ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग। तो जो नए रेगुलेशंस थे दे वर एम्ड एट the new regulations were aimed at making medical education more learner centric, patient centric, gender sensitive and outcome oriented। ये चारों शब्द लिख लेना कि किस तरीके का जो रेगुलेशन होना चाहिए मेडिकल का, वो किस तरीके का रेगुलेशन होना चाहिए। तो लिख लो, ये होना चाहिए लर्नर सेंट्रिक, पेशेंट सेंट्रिक, जेंडर सेंसिटिव, आउटकम ओरिएंटेड एंड इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट। बहुत ही प्यारी लाइन है। देखो ये क्या जो नया रेगुलेशन था वो कैसा था ये मैटर नहीं करता। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये सब आपसे एक्सपेक्टेड है। कहीं भी क्वेश्चन पूछता ना कि कैसी चीज़ होनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना मेडिकल से रिलेटेड, हमेशा पेशेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए। आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? आपका एजुकेशन सिस्टम लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए एंड एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ में आप ये आंसर फिट कर सकते हो, इसलिए लिख लो इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही वैसा ही था ये। एंड द रेगुलेशंस वर प्रोग्रेसिव इन इंट्रोड्यूसिंग, ये प्रोग्रेसिव थे, एंड इट इंट्रोड्यूस्ड एथिक्स, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज फॉर यंग मेडिकल स्टूडेंट्स, है ना, ताकि एथिकल वैल्यूज पे थोड़ा इम्पीटस दिया जा सके, स्किल डेवलपमेंट पे इम्पीटस था, है ना। ऑल दिस थिंग्स वर देयर इन द न्यू वो, और प्लस इसमें एक पैंडेमिक मॉड्यूल भी ऐड किया गया था। जो नया GMER था उसमें पैंडेमिक मॉड्यूल, हालांकि उसको वापस ले लिया गया। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से नया आता है, एंड बट ऑल दिस थिंग्स वर देयर इन द GMER। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
तीसरा एडिटोरियल है मॉडल फॉर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आर्टिकल हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें केवल NIRF रैंकिंग्स के बारे में है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसमें। हालांकि ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा NIRF के टॉप 100 कॉलेजेस हैं, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। हम आपको बस इतना बता दें कि NIRF जो रैंकिंग है उसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, दूसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, तीसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड पांचवा है परसेप्शन। ठीक है ना? तो ऑल दीज आर द 5 पैरामीटर्स विच आर इंक्लूडेड इन द NIRF। और अगर आप देखें तो इसमें वेरिंग वेटेजेस हैं। तो वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज का। सबसे कम किसका है? 2 चीज़ों का, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन, दोनों 10-10% है। ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं NIRF में, पहले वो लगभग 2017 में 535 कॉलेजेस थे, अभी बढ़ करके 2746 कॉलेज, मतलब लगभग 5-fold इंक्रीज हुआ है अगर आप देखें तो दैट इज़ अ प्रिटी ह्यूज। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टॉप 100 रैंक्ड कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा जो टॉप 100 में थे वो तमिलनाडु के थे 35, दिल्ली के थे 32, एंड इसके बाद केरला 14, वेस्ट बंगाल 8, तो उसके बाद बाकी स्टेट्स थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। द कंसर्न्स अबाउट इंडिया US डिजिटल ट्रेड। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इंडिया और कहना चाहिए US के रिलेशन में, लेकिन वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो मतलब कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है, उसने बहुत सारे इश्यूज फ्लैग किए हैं। क्या इश्यूज फ्लैग किए हैं? उनका ये कहना है कि US ने जितनी मतलब जितनी अर्जेनेस दिखाई है टू इंक्रीज द ट्रेड एंड रिलेशनशिप बिटवीन विद द US विद द इंडिया, US ने जितनी दिखाई है उतनी इंडिया की तरह से रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है। जितना ओपन इंडिया के लिए US ने अपने आप को किया है, उतना इंडिया अपने आप को ओपन नहीं कर रहा है। इंडिया अभी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है ना? तो दैट इज द फर्स्ट कंसर्न विच दे हैव रेज्ड। दूसरा उन्होंने जो कंसर्न उठाया है वो IT रूल्स 2021 को लेकर के उठाया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो है उसको उन्होंने फ्लैग किया है। ठीक है ना? उनका ये कहना है कि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक पॉलिसी है और इस प्रॉब्लमैटिक पॉलिसी में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज भी फंस रहे हैं, है ना? सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज मतलब कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, वो सब भी आ गए। अब जब वो आ गए तो फिर IT लॉस के अंतर्गत उनको 24 आवर्स में कंटेंट टेक डाउन करना है गवर्नमेंट या कोर्ट के ऑर्डर पे। इसके अलावा 72 घंटे के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ है मतलब 6 कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें से अगर कोई चीज़ पोस्ट हुई तो 72 घंटे के अंदर आपको वो रिमूव करनी है। इसके अलावा ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनानी है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनानी है। इसके अलावा आपको एक मतलब लोकल कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है। तो ऑथर ने कहा कि ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स आए, डेटा लोकलाइजेशन मतलब इंडिया का ये कहना है कि आपके सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे भी एक कॉपी रखेंगे, है ना? तो लोकल डेटा आपका होना चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि इससे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे नहीं है। अब यहाँ पे ऋतुराज अवस्थी जी जो कि हमारे 22nd लॉ कमीशन के चीफ हैं, उनका कहना है सेडिशन लॉ बहुत ज़रूरी है। इंडिया में UAPA है, NSA है, लेकिन वो डिफरेंट फील्ड में ऑपरेट करता है, वो कवर नहीं करता है सेडिशन के ऑफेंसेस को। देयरफॉर स्पेसिफिक लॉ ऑन सेडिशन इज अ मस्ट, और ये चीज़ उन्होंने कही है, सेडिशन लॉ मस्ट है। हालांकि उन्होंने पनिशमेंट का कहा है कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पनिशमेंट का प्रोटोकॉल है वो है पनिशमेंट कैन बी अप टू 3 years imprisonment with or without fine, which may go up to imprisonment for life with or without fine। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जो गैप है उसको हम चेंज करना चाहिए और 3 to 7 years होनी चाहिए। ठीक है ना? तो क्या होनी चाहिए? वी फाउंड दिस गैप टू वेरी ऑड, देयरफॉर वी हैव सेट दैट द पनिशमेंट ऑफ अप टू 3 years विद और विदाउट फाइन इंक्रीज्ड टू 7 years विद और विदाउट फाइन। मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक तो जानी चाहिए, लेकिन जो पहले 3 साल है मिनिमम, वो 3 साल से बढ़ा करके 7 साल हो जानी चाहिए, मिनिमम 7 years होनी चाहिए सेडिशन। हाँ, तो लेट्स सी क्या इसको गवर्नमेंट करती है। हालांकि लॉ कमीशन नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों कम होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट घटेंगे। याद रखिएगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी घटेगा।
HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होगा 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। ये सेकंड सबसे बड़ी एंटिटी बन जाएगी बैंकिंग में, याद रखिएगा। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट एंटिटी इन द बैंकिंग सेक्टर। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।